हाय फ्रेंड्स, आई एम सुनीत संगाई फ्रॉम ब्रेनबिस इन्वेस्टमेंट और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो निफ्टी मिड कैप 150 क्वालिटी 50 इंडेक्स, ये जो इंडेक्स है ये मिड कैप कैटेगरी के टॉप जो म्यूचुअल फंड्स है, एक्टिव म्यूचुअल फंड्स, उनको बहुत अच्छे तरीके से बीट करता है और जो एवरेज परफॉर्मिंग मिड कैप है उनके साथ तो बहुत बड़ा गैप है इस पर्टिकुलर इंडेक्स का। तो मैंने जब ये मिड कैप 150 क्वालिटी 50 इंडेक्स का वीडियो बनाया था तो वहाँ एक यूजर ने कमेंट किया था, इंटरेस्टिंग कमेंट था कि क्या इसे हम स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के अंदर अप्लाई करके सिमिलरली 50 या 25 स्टॉक्स नहीं निकाल सकते? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ये जो वीडियो है इसमें बेसिकली हम ये सेम स्ट्रेटेजी को हम स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के अंदर अप्लाई करके देखेंगे कि टॉप 50 स्टॉक स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर इस स्ट्रेटेजी की सबसे कौन से होते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक्स देख लेते हैं जो बेसिकली निफ्टी मिड कैप 150 क्वालिटी 50 इंडेक्स के अंदर है। तो किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है ये मैंने पास्ट में भी अपने वीडियो में बताया कि सिंस इंसेप्शन जो बेसिकली इनकी 2005 से बैक टेस्टेड डेटा है, वहां से अगर मैं कंपैरिजन करूं निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड जो मिड कैप कैटेगरी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है, काफी पुराना फंड भी है, तो जहां निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने ऑलमोस्ट 18% के रिटर्न दिए, वहीं पे इस पर्टिकुलर इंडेक्स फंड ने ऑलमोस्ट 20% के रिटर्न दिए, तो 2% बेटर अल्फा जनरेट करके दिए कंपेयर टू द वन ऑफ द टॉप मिड कैप फंड। और वहीं मैं इस पर्टिकुलर इंडेक्स का डेरिवेशन समझ लेते हैं किस तरीके का। तो निफ्टी 500 के अंदर 150 कंपनीज जो है मिड कैप होती है, राइट, आफ्टर 101 से लेके 250 जो 150 कंपनी है इसको हम मिड कैप कंपनीज कहते हैं। इसके अंदर का यूनिवर्स को कंसीडर करते हुए 3 पैरामीटर्स लिया जाता है: रिटर्न ऑन इक्विटी, फाइनेंशियल लेवरेज या डेट टू इक्विटी रेशियो, राइट, जो आपका डेट होता है अपॉन इक्विटी, तो वो बेसिकली आपका भी कंपनी का फाइनेंशियल लेवरेज होता है। और थर्ड फैक्टर आ जाता है अर्निंग्स ग्रोथ वेरिएबिलिटी। तो अर्निंग्स ग्रोथ वेरिएबिलिटी कैसा है कि बेसिकली आपकी जो ईपीएस होती है, अर्निंग्स पर शेयर जो होती है, उसका इन द लास्ट 5 ईयर्स या लास्ट 6 ईयर्स जो है किस तरीके का ग्रोथ रहा है, एंड ग्रोथ में ये बेसिकली कंसिस्टेंट ग्रोथ रहा है या बहुत ज्यादा वेरिएंस रहा है। ऐसा ना हो कि एक पर्टिकुलर ईयर ग्रोथ दिया बट उसके बाद जो है ये स्टैग्नेंट है, ऐसा ना हो। तो ये जो 3 फैक्टर्स है इसको कंसीडर करके इस 150 के यूनिवर्स में से 50 स्टॉक्स चुना जाता है। तो ये सेम इंडेक्स को हम बेसिकली निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के अंदर यही सेम स्ट्रेटेजी को अप्लाई करेंगे। तो पहला रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है बेसिकली आपकी बैलेंस शीट और पीएनएल स्टेटमेंट की स्ट्रेंथ डिनोट करती है। डेट टू इक्विटी रेशियो बेसिकली आपकी कंपनी कितनी ज्यादा लेवरेज्ड है और बैंक्रप्सी ना हो जाए कंपनी में, तो ये जो चीज है इसको थोड़ा सा असेस हो जाता है डेट टू इक्विटी रेशियो। थर्ड हो जाता है ईपीएस ग्रोथ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपका जो अर्निंग्स पर शेयर है ना, अर्निंग्स पर शेयर से आपकी लॉन्ग टर्म की ग्रोथ रिफ्लेक्ट होती है और कंसिस्टेंट ईपीएस ग्रोथ जो है ना वो आपको बेसिकली बिजनेस की स्ट्रेंथ बताती है। तो ये बेसिकली 3 चीजें जो है बहुत अच्छे तरीके से असेस करती है कंपनी की हेल्थ एंड वेल्थ। अब इस इंडेक्स के अंदर बेसिकली जो फैक्टर्स है वो बेसिकली इस तरीके क्या है, जो 3 फैक्टर्स हमने कहा, आरओई, डेट टू इक्विटी रेशियो और ईपीएस, तो ये तीनों का जो बेसिकली फैक्टर है हर एक को 0.33 वेटेज दिया गया है और उसके हिसाब से कैलकुलेट किया गया है। ये तो नॉन फाइनेंशियल सेक्टर के लिए, और जो फाइनेंशियल सेक्टर की जो स्पेशली बैंक्स या जो जिनका बेसिकली इन्वेस्टमेंट जो पैसा जो है इक्विटी से जो पैसा आता है या डेट से, वही उनका मेन सोर्स ऑफ कैपिटल होता है, उसी के बेसिस पे वो फर्दर लोन करते हैं। तो वहां पे हम डेट टू इक्विटी रेशियो को इग्नोर करेंगे और रिटर्न ऑन इक्विटी और ईपीएस की ग्रोथ वेरिएबिलिटी, ये दोनों फैक्टर को ही कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आरओई को पॉजिटिव लिया गया है, डेट टू इक्विटी रेशियो और ईपीएस ग्रोथ वेरिएबिलिटी ये दोनों को नेगेटिव लिया। ये मैं थोड़ा सा अपने वाले स्लाइड में डिस्कस करूंगा और इसके हिसाब से बेसिकली ये जो वेटेड स्कोर है वो निकल आता है। और ये जो वेटेड जी स्कोर है ये बेसिकली इंडिविजुअल स्टॉक का भी निकाला जाता है। हर एक स्टॉक का मीडियन से क्या वेरिएशन है डिवाइडेड बाय सिग्मा, बेसिकली द स्टैंडर्ड डेविएशन। पहले हम जेड स्कोर निकालेंगे हर एक पैरामीटर का, आरओई, डेट टू इक्विटी रेशियो, ईपीएस ग्रोथ, और उसके हिसाब से सब कंपनीज का जेड स्कोर निकाला जाएगा फॉर ईच पैरामीटर और उसके बाद उसको रेस्पेक्टिव वेटेज से मल्टीप्लाई करके ओवरऑल वेटेड जेड स्कोर निकाला जाएगा। दैट विल बी द सेकंड थिंग। और थर्ड थिंग होगा क्वालिटी स्कोर। तो क्वालिटी स्कोर विल बी बेसिकली बेस्ड ऑन द वेटेड जी स्कोर के हिसाब से। अगर वो पॉजिटिव है तो जेड स्कोर पॉजिटिव होने पे हम बेसिकली 1 प्लस एवरेज जेड स्कोर करेंगे, और अगर वो नेगेटिव है एवरेज जेड स्कोर तो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एवरेज जेड स्कोर। तो इसको हम डिटेल आने वाले स्लाइड में समझेंगे। तो ये एक जिस्ट है। अब आ जाता है एक इलस्ट्रेशन पे, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखो रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, आपका जितना ज्यादा शेयर होल्डर्स के पैसे पे आप जितना ज्यादा वेल्थ जनरेट करके देते हो, राइट, तो जितना हायर आरओई है उतना बेटर माना जाएगा। जैसे स्टॉक ए और स्टॉक बी में 12% इज हायर एंड विल कंसीडर स्टॉक बी एज बेटर इन टर्म्स ऑफ आरओई। देन सेकंड फैक्टर हो गया डेट टू इक्विटी रेशियो। तो लोअर डेट टू इक्विटी रेशियो, जैसे मैंने अपने पास में वीडियो में कहा कि लोअर डेट टू इक्विटी रेशियो यानी वो कम से कम लेवरेज्ड है इन डेट और इक्विटी से ज्यादा पैसा रेस किया गया है, तो वैसे को हम अच्छा मानते हैं। तो स्टॉक भी अगेन जो है बेटर होता है कंपेरिजन टू स्टॉक है। तो यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो आरओई जो है हायर को हम बेटर बोलते हैं, 12% इज बेटर, बट वहीं डेट टू इक्विटी रेशियो में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लोअर को बेटर बोला है। इसीलिए एग्जैक्टली यही रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डेट टू इक्विटी रेशियो में
जेड स्कोर जो है यहाँ पे नेगेटिव फैक्टर लिया गया है, और सिमिलरली आरओई क्योंकि हायर पे हमने बेटर माना था तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव लिया गया है। और ईपीएस ग्रोथ की मैं बात कर लेता हूँ, तो ईपीएस ग्रोथ में वापस नेगेटिव लिया गया है यहाँ पे। तो ये जो नेगेटिव है वो इसलिए क्योंकि ये जो बेसिकली डॉक्यूमेंट जो बनाया गया है, जो इंडेक्स का जो कंस्टिट्यूशन का लॉजिक है, उसमें उन लोगों ने क्या किया, लोअर अर्निंग वेरिएबिलिटी, यानी आपकी अर्निंग्स में वेरिएबिलिटी नेगेटिव साइड की कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अर्निंग वेरिएबिलिटी 1.5 है स्टॉक ए में और स्टॉक बी में 2.2। तो सिमिलर टू डेट टू इक्विटी रेशियो लोअर वाले को हमने बेटर कंसीडर किया है, इसलिए जो है इसके अगेन ईपीएस ग्रोथ वेरिएबिलिटी के लिए नेगेटिव फैक्टर लिया गया है। बट हमने हमारी कैलकुलेशन में जो है ना, हमने पॉजिटिव एंगल से लिया है, उसको मैं थोड़ा सा आने वाले स्लाइड में भी कंसीडर करूंगा, तो इसलिए हमने वहां पे पॉजिटिव लिया। वो मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाऊंगा क्यों मैंने ऐसे किया है। तो 3 फैक्टर्स को इस तरीके से वेटेज के हिसाब से ओवरऑल एवरेज जेड स्कोर निकाला जाता है और उसी हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है क्वालिटी स्कोर। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो मैंने सारी कंपनीज जो है निफ्टी स्मॉल कैप 250 के अंदर, ये 250 स्टॉक्स है, ये सारी 250 कंपनीज की डेटा निकाल लिए। बेसिकली निफ्टी की वेबसाइट से मैंने ये सारे स्टॉक, इंडस्ट्री, सिंबल, ये सारा निकाल लिया और उसके बाद मैंने डेट टू इक्विटी रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड 16 मार्च 2016 से लेके 16, 17, 18, 19, 20, 21 ये सारे 6 ईयर्स के मैंने अर्निंग्स पर शेयर ले लिया। तो ये जो है ये बेसिकली अपने को अच्छा आइडिया दे देगा कि किस तरीके से कैलकुलेशन। ये जो डेटा है ये बेसिकली हमने screener.in से सारी डेटा फिल कर ली, और एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे आरती ड्रग्स है, आरती ड्रग्स हेल्थ केयर इंडस्ट्री को बिलोंग करता है। आरती ड्रग्स का जो सिंबल है बेसिकली स्टॉक का एनएससी या बीएससी की साइड पे, उसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 है। अगेन आरओई जो है 35% का है। 2016 मार्च में इसका अर्निंग्स पर शेयर 7.09 था, जो बढ़ के 8.57 हुआ इन 2017 मार्च। 18 मार्च में 8.73, 19 मार्च में 9.52, देन 20 मार्च में 15.17 एंड देन इन मार्च 21 30.09। तो ये जो है ये बेसिकली आपको आइडिया देता है। सिमिलरली हमने सारी डेटा ली है, मैं थोड़ा सा आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूँ किस तरीके से हमने कैलकुलेशन की यहाँ पे। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट में जो ये निफ्टी मिड कैप 150 क्वालिटी 50 के अंदर जो ये डॉक्यूमेंट है उसमें क्लियरली बोला हुआ है कि ईपीएस ग्रोथ वेरिएबिलिटी जो है उसके अंदर एक पहली कंडीशन है कि 6 साल का जो डेटा हमने दिखाया, राइट, ईपीएस एवरी ईयर का डेटा हमने दिखाया, उसमें से कोई भी एक साल, नॉट अ सिंगल ईयर, आपको नेगेटिव ईपीएस नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव ईपीएस है उन स्टॉक्स को हम कंसीडर नहीं करेंगे, दैट विल बी स्ट्रिक्टली आउट ऑफ आवर यूनिवर्स। तो सबसे पहले मैं वो जो 250 स्टॉक्स है उनमें से ये हाईलाइट कर लेता हूँ कि कौन से नेगेटिव ईपीएस है, उनको मैं बेसिकली अपने यूनिवर्स से निकाल दूंगा। यहाँ पे मैंने लाइन बाय लाइन जितने भी नेगेटिव ईपीएस वाले हैं उसको मैंने मार्क कर लिया बाय रेड विद यस। टू गिव यू एग्जांपल मैं यहाँ पे फिल्टर कर लेता हूँ, तो यहाँ पे वाई वाले मार्क कर लेता हूँ, ये आ गया। जस्ट टू गिव यू एग्जांपल लाइक आलोक इंडस्ट्रीज की मैं बात करूँ तो आलोक इंडस्ट्रीज का 16, 17, 18 एंड इवन इन 2021 ये सारे ईयर्स में जो है इसके नेगेटिव ईपीएस थे, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। सिमिलरली जस्ट टू गिव यू वन मोर एग्जांपल जो प्रॉब्ली वन डेटा के साथ कंपेयर कर देता हूँ, जैसे कि ग्लेनमार्क लाइफ साइंस है, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये जो डेटा है ये बेसिकली नेगेटिव ईपीएस है 2018 में। तो ये जो 2018 में नेगेटिव ईपीएस है इसके हिसाब से मैंने इसको कंसिडर नहीं किया। तो टोटल हमारे पास 61 स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पे हमारे ईपीएस जो है वो नेगेटिव है, तो इन 61 स्टॉक्स को हम माइनस कर लेंगे तो लगभग हमारे पास 188 टाइप स्टॉक्स हो जाएंगे, 188 189 स्टॉक्स हो जाएंगे। तो ये जो स्टॉक्स है इसको मैंने नेक्स्ट स्लाइड में लिया है, तो ये हमारा टोटल यूनिवर्स हो गया, ये हो गया 189 स्टॉक्स, राइट। तो ये 189 स्टॉक्स को हमने बेसिकली फर्दर एनालिसिस करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं कि एटलीस्ट 3 ईपीएस की डेटा होनी चाहिए हमारे पास। तो जैसा वेबसाइट के डॉक्यूमेंट पे भी मेंशन्ड है कि अगर कोई आईपीओ आया है या कोई कंपनी रिसेंटली लिस्टेड भी हुई है तो कम से कम उसकी 3 ईपीएस डेटा होनी चाहिए, प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर की ईपीएस डेटा होनी चाहिए। तो उस हिसाब से हम वापस फर्दर फिल्टर करते हैं कि ईपीएस ग्रोथ के लिए हमें बेसिकली 4 साल की डेटा हमारे पास होनी चाहिए, तो उस हिसाब से हम फिल्टर आउट कर लेते हैं वो स्टॉक जिनकी 4 साल की डेटा नहीं है ईपीएस की। तो यहाँ पे मुझे 2 डेटा मिल गई, एक तो आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी एंड आईआईएफएल वेल्थ मैनेजमेंट। तो इन दोनों की हमारे पास इनफ डेटा नहीं है, तो इन दोनों को भी हम एक्सक्लूड करेंगे। तो इन दोनों को एक्सक्लूड करने के बाद हमारे पास जो डेटा है वो बेसिकली हमारे पास 187 कंपनीज है जिनका बेसिकली इनफ डेटा है और इसको हम फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ कंपनीज का हमारे पास डेटा कम है, जैसे कि जस्ट टू गिव एग्जांपल यूटीआई एएमसी। तो यूटीआई एएमसी का अगर हम देखें तो इसकी 2016 की ईपीएस डेटा नहीं है, तो हमने ये 4 ईयर के हिसाब से इसकी कैलकुलेशन की और उस हिसाब से एवरेज वैल्यू नहीं है। तो इसको मैं फर्दर स्लाइड में एक्सप्लेन कर देता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम बात करें तो इसमें क्लियरली मेंशन्ड है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी एंड डेट टू इक्विटी रेशियो लेटेस्ट फिस्कल ईयर डेटा शुड बी यूज्ड। तो हमने वही किया है, रिटर्न ऑन इक्विटी और डेट टू इक्विटी रेशियो के लिए लेटेस्ट डेटा लिए और वही ईपीएस ग्रोथ वेरिएबिलिटी इन द प्रीवियस 5 फाइनेंशियल ईयर कैलकुलेटेड यूजिंग एडजस्टेड ईपीएस ऑफ प्रीवियस 6 ईयर्स। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो ईपीएस की जो ग्रोथ वेरिएबिलिटी है इसको अलग अलग इंटरप्रिटेशन होता है। तो हमने क्या किया यहाँ पे बेसिकली हमने पहले ईयर के साथ यानी 2016 से 17 में जो ग्रोथ रही है वो निकाल ली, लेट से 10% की ग्रोथ होती है, नेक्स्ट ईयर में वापस से ग्रोथ निकाल ली 17 to 18, सिमिलरली 18, 19, 19, 20 एंड 20, 21 इस तरीके से कंपैरिजन करते हुए ग्रोथ निकाल ली और उसका एक एवरेज वैल्यू निकाल दिया। तो वो जो एवरेज ग्रोथ वेरिएबिलिटी है वो बेसिकली आपको कंसिस्टेंसी बताती है, तो वो हमने कंसिडर किया है। हालांकि इसकी ग्रोथ वेरिएबिलिटी को अलग अलग तरीके से असेस किया जा सकता है, बट हमने टू कीप इट सिंपल हमने ये किया और बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ स्टॉक
स्टॉक सिलेक्शन, क्योंकि ये जो कंसिस्टेंसी है वो अपने आप निकल के आ जाती है इससे। अब जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, मैं आरती ड्रग्स का एग्जांपल ले लेता हूं। तो यहाँ पे आरती ड्रग्स का एग्जांपल लेता हूं तो 2016 में 7.09 ईपीएस एंड 2017 में 8.57। तो ग्रोथ कितनी हुई? ग्रोथ हुई ऑलमोस्ट 20% की ग्रोथ हुई फ्रॉम 7.09 टू 8.57। ये फॉर्मूला पे भी मैंने निकाल दिया, G2 माइनस F2 यानी 8.57 माइनस 7.09, तो उससे 20% निकल गया। सिमिलरली हमने 2018 के लिए आगे 1.87% का निकाला, 2019 के लिए 9.05 एंड सिमिलरली 2020 के लिए 59.35 एंड देन 21 के लिए 98.35। तो ये जो पांचों डेटा है 20%, 1.87, 9.05, 59.35 एंड 98.35, इनका एवरेज वैल्यू जो है उसको हम ग्रोथ वेरिएबिलिटी के लिए कंसिडर करते हैं। और क्योंकि हमारे पास 5 डेटा है तो नंबर ऑफ ईपीएस डेटा इज 5, राइट? तो उस हिसाब से हमने 0.3 निकाल लिया। और वहीं लेट्स से जस्ट टू गिव यू एग्जांपल ऑफ दिस मे बी, तो यहाँ पे हमारे पास 4 सेट ऑफ डेटा है, राइट? पहले साल की डेटा हमारे पास नहीं है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। ऐसा हम देख सकते हैं कि 2016 की डेटा नहीं है तो हमने 17 की ग्रोथ नहीं निकाल पाए। तो उस केस में हमने क्या किया, इस एग्जांपल में 4 की वैल्यू लेते हुए एवरेज वैल्यू जो है डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, तो उस हिसाब से निकल गया। तो हमने मिनिमल 3 डेटा हमें मिले वैसा हमने लिया एंड 4 पे एंड 5 पे सिमिलरली हमने कैलकुलेशन कर दी। इस तरीके से हमने ईपीएस की ग्रोथ निकाल ली। एवरेज ईपीएस ग्रोथ जो है आपको बेसिकली कंसिस्टेंसी देता है, वेरिएबिलिटी नहीं है, उस चीज का आपको प्रूफ देता है। और क्योंकि हमने ये बेस ईयर से इंक्रीजिंग ईयर पे गए हैं इसलिए हमने पॉजिटिव कंसिडर किया है। अनलाइक जो इंडेक्स है उसमें हायर ईयर से लोअर ईयर में गए हैं इसलिए उन्होंने नेगेटिव कंसिडर किया है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाता है। अब हमने क्या किया कि नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाएंगे, तो नेक्स्ट स्लाइड में हमने बेसिकली डेट टू इक्विटी रेशियो यानी दिस नंबर एंड देन रिटर्न ऑन इक्विटी यानी दिस नंबर, एंड हमने ये बाकी सारी डेटा को नहीं लेके हमने सिर्फ और सिर्फ एवरेज ईपीएस ग्रोथ इसको ले आया है। तो ये 3 डेटा को हम एक शीट में ले आते हैं, तो इट विल लुक लाइक दिस, जहाँ पे हमारे पास कंपनी का नेम होगा, इंडस्ट्री होगा, सिंबल होगा, डेट टू इक्विटी रेशियो होगा, रिटर्न ऑन इक्विटी होगा एंड एवरेज ईपीएस ग्रोथ होगा। तो ये हमारा टोटल डेटा हो जाता है। तो ये बेसिकली हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास 187 कंपनीज है एंड द रो इज बेसिकली द इंडिविजुअल नेम्स। तो ये बेसिकली 187 डेटा का हम फर्दर एनालिसिस करेंगे बाय कैलकुलेटिंग द जेड स्कोर। तो यहाँ पे जेड स्कोर जो है ये बेसिकली हर एक पैरामीटर, लेट्स से डेट टू इक्विटी रेशियो या रिटर्न ऑन इक्विटी, एक पैरामीटर पकड़ लेते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। तो हर एक स्टॉक का एक रिटर्न ऑन इक्विटी वैल्यू हमने देखा है, राइट? वो दैट माइनस द एवरेज, एवरेज इज बेसिकली आपके पास 187 स्टॉक्स, उसका एक एवरेज वैल्यू होगा रिटर्न ऑन इक्विटी का, राइट? उससे हम माइनस करेंगे हर एक कंपनी का जो रहेगा दैट माइनस द मीन वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन। स्टैंडर्ड डिवीजन एक्सेल पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, उससे आप निकाल लोगे। स्टैंडर्ड डिवीजन के कॉम्प्लेक्सिटीज में नहीं जाते हैं, लेट्स कीप इट सिंपल। ये वैल्यू पे हम इससे डिवाइड कर देंगे तो हमें जेड स्कोर मिल जाएगा रिटर्न ऑन इक्विटी का ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। एग्जांपल से समझ लेते हैं, तो एग्जांपल से समझ लेते हैं। लेट मी जस्ट हाइड ऑल दिस डेटा वंस। तो मैं आपको डेट टू इक्विटी रेशियो से समझाता हूँ। लेट से आरती ड्रग की हम बात कर लेते हैं। तो आरती ड्रग्स के केस में डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 है और ये जो सारे स्टॉक्स है 187 स्टॉक्स है, राइट? तो ये 187 स्टॉक्स का जो एवरेज वैल्यू है वो एवरेज वैल्यू 0.8 के आसपास है, राइट? तो इसको हम मीन वैल्यू से कि यहाँ पे पहले सेल में लिख लेते हैं विच इज दिस। तो यहाँ पे आप देखो 0.8 ये कैसे निकाला हमने, इक्वल टू एवरेज ऑफ द एंटायर एंट्रीज। ये हमने रो वाइज सारे एंट्रीज दे दी, तो यहाँ पे 0.8 निकला। और स्टैंडर्ड डिवीजन जैसे मैंने कहा, स्टैंडर्ड डिवीजन आप stdev.s भी रख सकते हो या इवन .s हटा भी सकते हो। जस्ट टू गिव एग्जांपल 1.67 है, इसको मैं .s भी हटा देता हूँ तो आपको सेम वैल्यू ही मिलेगी। .s इज बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सैंपल, तो यहाँ पे 1.67 आ गया। तो उस हिसाब से हमने स्टैंडर्ड डिवीजन मिल गया। और अब जो है आरती ड्रग्स का जेड स्कोर निकाल लेते हैं। तो आरती ड्रग्स का जेड स्कोर क्या होगा, D4। दिस इज बेसिकली द डेट टू इक्विटी रेशियो ऑफ आरती ड्रग्स 0.5 माइनस D1 विच इज बेसिकली 0.8 जो मीन है, डिवाइडेड बाई 1.67 विच इज द स्टैंडर्ड डिवीजन। तो इस तरीके से हमारा आरती ड्रग्स का जेड स्कोर आ गया, डेट टू इक्विटी रेशियो का जेड स्कोर आ गया। यही सेम फॉर्मूला हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे भी देखा था, राइट? ये सेम फॉर्मूला यहाँ तक आई थिंक दिस क्लियर। अब सिमिलरली हमने इसको ड्रैग करते हुए सारे स्टॉक्स का जेड स्कोर निकाल लिया फॉर डेट टू इक्विटी रेशियो। अब आ जाते हैं बाकी जो पैरामीटर्स है हमारे। सिमिलरली हमने रिटर्न ऑन इक्विटी का भी सिमिलरली एवरेज वैल्यू भी निकाल लिया, स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल लिया और उस हिसाब से सारे स्टॉक्स का हमने जेड स्कोर निकाल लिया फॉर आरओई पैरामीटर। और उसके बाद एवरेज ईपीएस जो हमारे पास प्रीवियस स्लाइड से आया था, वहां से हमने एवरेज ईपीएस के बेसिस पे हमने ईपीएस जेड स्कोर भी निकाल लिया फॉर ऑल द स्टॉक्स, राइट? पहले मीन निकाला, स्टैंडर्ड डिवीजन निकाला और उसके बाद हर एक कंपनी का इस तरीके से ईपीएस ग्रोथ का जेड स्कोर निकाल लिया। तो हमारे पास क्या आ गया, जेड स्कोर फॉर डेट टू इक्विटी रेशियो, जेड स्कोर फॉर आरओई एंड जेड स्कोर फॉर ईपीएस ग्रोथ वेरिएबिलिटी, राइट? बेसिकली कंसिस्टेंसी ऑफ ईपीएस ग्रोथ। ये तीनों हमारे पास आ गए और इस हिसाब से नए स्लाइड पे रख देते हैं और उसके बाद क्वालिटी स्कोर निकालेंगे। तो क्वालिटी स्कोर पे जाने के पहले मैं आपको वेटेड जेड स्कोर का फंडा समझा देता हूं। तो वेटेड जेड स्कोर क्या होता है, जेड स्कोर ऑफ आरओई प्लस ईपीएस ग्रोथ वेरिएबिलिटी। जैसे मैंने कहा कि ईपीएस ग्रोथ जब आपकी नेगेटिव है, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट में नेगेटिव कंसिडर किया, हायर ईयर से लोअर ईयर में गए, जबकि हमने लोअर ईयर से हायर ईयर में गए हैं, राइट? 16 से 17 गए हम लोग। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग
गोइंग फ्रॉम 17 टू 16, तो हमारे केस में ये पॉजिटिव फैक्टर होगा। और डेट टू इक्विटी रेशियो जस्ट लाइक डेट टू इक्विटी रेशियो के कंसेप्ट से लोअर इज बेटर, तो उस हिसाब से ये नेगेटिव होगा। तो फाइनेंशियल सेक्टर के लिए डेट टू इक्विटी रेशियो हम कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा है, लेट्स से बैंक की बात करें तो बैंक के केस में डेट जो होता है वही उनका मेन सोर्स ऑफ बुक होता है जहां से वो फर्दर लेंडिंग करते हैं। तो डेट टू इक्विटी रेशियो बैंक्स के केस में या फाइनेंशियल सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो डेट टू इक्विटी रेशियो हम इग्नोर करेंगे फॉर फाइनेंशियल सेक्टर, वेयरएज नॉन फाइनेंशियल सेक्टर के लिए हम डेट टू इक्विटी को भी कंसिडर करेंगे। तो फॉर नॉन फाइनेंशियल सेक्टर इट विल बी 0.33 into ROE minus 0.33 into Z score of debt to equity. Minus is basically shown here but it will come here. And then similarly for EPS growth हमारे केस में ये नेगेटिव नहीं होगा, हमारे केस में पॉजिटिव होगा। तो 0.33 into EPS growth variability, तो इससे हमारा वेटेड Z score आ जाएगा। सिमिलरली फाइनेंशियल सेक्टर के लिए 0.5 एंड 0.5 की सबसे वेटेड Z score आ जाएगा। अब एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। तो एग्जाम्पल पे यहाँ पे मैं आपको क्वालिटी स्कोर को हाइड कर देता हूँ एक बार के लिए, और यहाँ पे Z स्कोर पे आ जाते हैं। ठीक है, तो Z स्कोर पे अगर मैं आऊं तो यहाँ पे पहला एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने डेट टू इक्विटी रेशियो, ROE और EPS तीनों का Z स्कोर यहाँ पे दिया हुआ है। एंड बेस्ड ऑन दिस, जैसे कि मैंने कहा 0.33 इंटू E2 बेसिकली, E2 इज बेसिकली ROE माइनस ROE पॉजिटिव होगा। उसके बाद सेकंड है डेट टू इक्विटी रेशियो जो बेसिकली कॉलम B को रिप्रेजेंट करता है, दैट विल बी माइनस क्योंकि ये डेट टू इक्विटी रेशियो है। एंड देन F2 विच इज बेसिकली EPS ग्रोथ। तो EPS ग्रोथ की कंसिस्टेंसी को 0.3 थी, यहाँ पे हमने प्लस लिया इंस्टेड ऑफ माइनस, बिकॉज हमने बेस ईयर से हायर ईयर पे गए हैं, राइट, इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्रॉम हायर ईयर टू लोअर ईयर। तो ये हमारा नॉन फाइनेंशियल सेक्टर के लिए होता है, ये हेल्थ केयर सेक्टर बिलोंग करता है, इसीलिए हमने यहाँ पे तीनों फैक्टर्स को कंसीडर किया। लेट्स से फाइनेंशियल सेक्टर का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एंजल 1 की बात कर लेते हैं। तो एंजल 1 के केस में हमने यहाँ पे सिर्फ 0.5 एंड 0.5 कॉलम E और कॉलम F को कंसीडर किया है। डेट टू इक्विटी रेशियो जो कॉलम D को रिप्रेजेंट करता है उसको हमने कंसीडर नहीं किया है, कंसीडर नहीं कर रहे, बाकी सारे सेक्टर्स के लिए कंसीडर कर रहे हैं। तो इस हिसाब से हमने वेटेड Z स्कोर निकाली है सारी कंपनीज का। तो दिस इज अगेन इफ यू सी हियर देयर इज 187 कंपनीज, तो ये 187 कंपनीज का हमने वेटेड Z स्कोर निकाल लिया। अब Z स्कोर के बाद आ जाते हैं क्वालिटी स्कोर। तो क्वालिटी स्कोर किस तरीके से होगा कि एवरेज Z स्कोर जो हमने अभी निकाला वो कई जगह पॉजिटिव होगा और कई जगह नेगेटिव होगा। अगर वो पॉजिटिव है तो वॉट एवर इज द पॉजिटिव वैल्यू +1, तो वो हमारा क्वालिटी स्कोर हो जाएगा। और अगर वो नेगेटिव है, नेगेटिव के केस में हम उसको पॉजिटिव में लाएंगे। तो पॉजिटिव में कैसे लाएंगे, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एवरेज Z स्कोर। तो वो एग्जाम्पल के तौर पर -0.5 है, तो -0.5 1 माइनस -0.5 इज बेसिकली 1.5 हो जाएगा। 1 डिवाइड बाई 1.5 होगा, तो इट विल बी बेसिकली हायर देन 0 बट लेस देन 1। इस तरीके की वैल्यू होगी क्वालिटी स्कोर की अगर वो एवरेज Z स्कोर लेस देन 0। इसको एग्जाम्पल में भी मैं समझा दूं। यहाँ पे हम एक एक एग्जाम्पल ले लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेने के पहले क्वालिटी स्कोर को अनहाइड करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम आरती ड्रग्स का ही। तो आरती ड्रग्स के केस में क्वालिटी स्कोर इज, क्योंकि Z स्कोर इज पॉजिटिव 0.7, इसको मैं अनकलर कर देता हूँ। ठीक है, आरती ड्रग्स की हम बात कर रहे हैं, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अभी यहाँ पे Z स्कोर देख लो आप 0.76 है, तो 0.76 इज पॉजिटिव, राइट। तो हमने 1 प्लस कर दिया, तो 1 प्लस करते ही 1.76 हो गया। और वही एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम ऑल कार्गो का। तो ऑल कार्गो की हम बात कर लेते हैं। तो ऑल कार्गो के केस में व्हाट इज द वेटेड Z स्कोर, इट इज -0.25। तो 1 डिवाइडेड, इसको एग्जाम्पल के तौर पे मैं थोड़ा समझा देता हूँ। Z स्कोर जो -0.25 है और पॉजिटिव में 0.79 किस तरीके से आया, तो ये कैसे होगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ब्रैकेट में -0.25 0.25 इस तरीके से होगा। तो ये अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.79 आएगा। तो यहाँ पे हमारा क्वालिटी स्कोर आ गया सारी कंपनीज का, राइट। 1.76 1.18 1.03 0.79 इस तरीके से सारे पॉजिटिव आ गए। जो नेगेटिव थे उनके लेस देन 1 हो गए और जो पॉजिटिव थे वो 1 से ज्यादा हो गया। इस तरीके से क्वालिटी स्कोर आ गया। तो इस बेसिस पे हमारे क्वालिटी स्कोर के हिसाब से हम इसे रैंकिंग करेंगे। तो हायर जो क्वालिटी स्कोर है, क्वालिटी स्कोर की वैल्यू जो है जो हाईएस्ट है उसके हिसाब से हम रैंक देंगे। तो यहाँ पे रैंक की मैं बात करूँ तो जूम कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा आपको इजी रहेगा समझने में। तो यहाँ पे अगर हम रैंक देखें तो एंजल 1 का सबसे ज्यादा क्वालिटी स्कोर है, तो यहाँ पे रैंक 1 है। उसके बाद सेकंड है कैंप्स, थर्ड है कैस्ट्रॉल, इजी ट्रिप प्लानर्स विच इज बेसिकली ईज माई ट्रिप। उसके बाद HLE ग्लासकोट, सोनाटा सॉफ्टवेयर, CDSL विच इज रैंक 7 एंड देन सुवेन फार्मा रैंक 8, देन आरती ड्रग्स रैंक 9, बोरोसिल रिन्यूएबल्स जो है नंबर 10, थायरोकेयर नंबर 11, वैभव ग्लोबल नंबर 12, SIS नंबर 13, लक्स इंडस्ट्रीज नंबर 14, नंबर 15 पे बालाजी अमाइंस, देन मैस्टेक, देन फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, देन राउट मोबाइल, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, देन KPR मिल एंड देन मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस, चंबल फर्टिलाइजर, CCI एक्सप्रेस, एप्लिन पॉइंट। तो 25 तक मैंने यहाँ पे लिस्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। 25 यानी एक्चुअली श्याम मेटालिक तक हमने नंबर्स बता दिए मैंने। यहाँ बाकी जो कंपनी से आप चाहो तो इसको गो थ्रू कर सकते हो। यहाँ पे मैं स्क्रीन पे आप पॉज करके देख सकते हो, जस्ट आपको स्क्रॉल करके दिखाते रहो। तो नंबर 50 तक ही हम देखेंगे क्योंकि निफ्टी मिड कैप 150 में भी नंबर 50 तक ही है, बट आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप 50 के जगह 25 या 30 तक रेस्ट्रिक्ट करो। तो यूजुअली इंडेक्स जो है वो बेसिकली बड़े वॉल्यूम ऑफ एसेट अंडर मैनेजमेंट को ट्रैक करेगा, पैसिव इन्वेस्टमेंट रहेगी, इसलिए उन्होंने 50 स्टॉक्स का बास्केट रखा है। बट आप
आप एज अ रिटेल कस्टमर जो है आप 25 या 30 स्टॉक्स का आप बास्केट बनाओगे तो दैट गुड एनफ बेस्ड ऑन दिस क्वालिटी स्कोर। यहाँ पे एक और चीज है कि वेटेज ऑफ ईच स्टॉक। तो यहाँ पे वेटेज की मैं बात करूँ तो अंडर स्क्वायर रूट ऑफ फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इनटू जेड स्कोर का फॉर्मूला दिया गया है। जेड स्कोर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। इसके अलावा फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है ये बेसिकली आपको इजीली स्क्रीन पे मिल जाएगा, उसका अंडर रूट ले सकते हो। पर्सनली मैं बहुत ज्यादा फेवर में नहीं हूँ ऑफ फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन का जो फ्री फ्लोट का कंसेप्ट है दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग की प्रमोटर की होल्डिंग जितनी कम होती है उतना ज्यादा वेटेज जो है हायर फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का होता है और इसी को हायर वेटेज दी जाती है। बट प्रमोटर होल्डिंग लेस होने से स्किन इज लेस इन द गेम ऑफ प्रमोटर, राइट? तो मैं इस फंडे को थोड़ा सा कम बिलीव करता हूँ। एनीवे दिस इज पार्ट ऑफ दिस इंडेक्स स्ट्रेटेजी, तो यहाँ पे मैंने डिस्कस किया। इसके अलावा जो है 5% की कैपिंग भी है एंड 5 टाइम्स द वेट ऑफ द स्टॉक इन निफ्टी मिड कैप 50। तो ये बेसिकली दो कैपिंग लगाई गई है, आप चाहो तो इसको फर्दर यूज कर सकते हो। पर्सनली मैं चीजों को बहुत सिंपल रखता हूँ। इस तरीके से स्टॉक्स निकल आते हैं तो 20 स्टॉक विद 5% वेटेज, इस तरीके का फॉर्मूला मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ। और एक और चीज यहाँ पे है कि आप नेक्स्ट टाइम जब रीबैलेंस करोगे, तो अब हो गया बट एवरी 6 मंथ्स में इसको रीबैलेंस करना होता है। तो यहाँ पे 6 मंथ्स बाद जब आप रीबैलेंस करोगे तो टॉप 25 स्टॉक्स बेस्ड ऑन द क्वालिटी स्कोर रैंक शुड ऑलवेज बी देयर एंड जो 75 से बाहर निकल जाएगा उसको हम एग्जिट कर देंगे। तो लेट्स से कि अभी वाले में से कोई स्टॉक जो है नेक्स्ट टाइम 55th नंबर पे होगा तो उसको हम होल्ड कर लेंगे, क्योंकि इसका स्ट्रेटेजी है वो बेसिकली 50 के अंदर जो आपका एक्जिस्टिंग पोर्टफोलियो वो अगर एट 75 तक है तो हम उसको एग्जिट नहीं करते, उसको कोशिश करते हैं रिटेन करने का। तो ये बेसिकली स्ट्रेटेजी में रीबैलेंसिंग का पार्ट होता है। तो ये जो स्टॉक्स हमने देखे 50 स्टॉक्स, ये बेसिकली स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के अंदर सिमिलरली क्वालिटी के हिसाब से 50 स्टॉक्स होते हैं और इसको आफ्टर 6 मंथ्स एवरी 6 मंथ्स पे ये इंडेक्स मिड कैप के लिए एनएससी रीबैलेंस करती है। सिमिलरली 6 मंथ्स डाउन द लाइन मैं इसे वापस से वीडियो बनाऊंगा जो लेटेस्ट स्टॉक्स होंगे उस हिसाब से सिमिलरली ये वीडियो आएगा, ताकि अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हो तो आपको आइडिया लगे किस तरीके से आपको अपनी एनालिसिस करनी चाहिए। और अगर आपको इस तरीके का कोई पर्टिकुलर इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है, जैसे कि ये जो वीडियो है इसका आइडिया एक्चुअली वन ऑफ द यूजर का ही था, आप में से किसी एक ने यूजर ने इस आइडिया को प्रेजेंट किया था। तो सिमिलरली अगर आपके पास कोई इंटरेस्टिंग आइडिया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, तो हम उसे आने वाले वीडियोस में उसे लेंगे और इस तरीके से फर्दर कोई स्ट्रेटेजी के अंदर अप्लाई करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। तो यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं तो ये कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये बेसिकली लर्निंग पर्पज से वीडियो बनाई गई है ताकि आप ये सीख सको कि एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखना चाहिए। और अगर आपको यूजफुल लगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रेनबेस इन्वेस्टमेंट, जिसको आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।